हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोग को पता ही होगा कि यूपीएसआई का बैच आ चुका है और यूपी वैकेंसी भी आ चुकी है, क्योंकि देखिए यूपीएसआई का बैच हम लेके आ रहे हैं, अब वैकेंसी गवर्नमेंट लेके आ चुकी है, समझ रहे हैं। तो चलिए दोनों लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं और इस बार डबल स्टार का जो सपना है उसे क्या करते हैं, पूरा करते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए इसमें हम आपको सारी क्लासेस अभी यूट्यूब पे अपने जो टारगेट विद गुरुकुल चैनल है उस पर हम लोग देने वाले हैं। आपको किस पे देंगे बच्चे, हमारे चैनल का नाम लिख लेंगे आप लोग, टारगेट विद गुरुकुल। तो टारगेट विद गुरुकुल हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। क्या है, यूट्यूब चैनल है और सारी क्लासेस आपकी इसी पे अपलोड होगी। और जिसमें सबसे पहला मैं क्लास आपका लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। किसको लेकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसी पर अपनी समझ को हम लोग बनाएंगे और उसी को बेहतर तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिएगा अभी हमारे साथ आपको हमारी जो टीम है और भी जुड़ जाएगी। जैसे मैथ के लिए विवेक सर जुड़ जाएंगे, हिंदी के लिए संदीप सर जुड़ जाएंगे, हाँ, रीजनिंग के लिए भी टीचर जुड़ जाएंगे। तो कंटिन्यू धीरे धीरे क्लास जाती रहेगी। हाँ, तो आइए चलिए क्लास को फिलहाल अभी स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो जाएगा तो थोड़ा जो समझ रहे हैं ना, करना है कर देना। चलिए तो आइए, तो सबसे पहले बेटा हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी पहली बात हम लोग संविधान के एक सामान्य परिचय लेंगे और बस परिचय के बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक मेन टॉपिक पे मूव कर जाएंगे ना। तो आइए चलिए थोड़ा सा सामान्य परिचय हम लोग ले लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले बच्ची बात यही है, क्वेश्चन आ जाएगा बेटा कि बताइए संविधान कहते किसे हैं। संविधान, संविधान कहते किसे बच्चे। देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि संविधान किसे कहते हैं तो संविधान को बहुत अच्छे से तात्पर्य से परिभाषा इसकी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे, कि संविधान एक प्रकार का क्या है, कानूनी दस्तावेज है। क्या है बच्चे, यह एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का संचालन करता है। जैसे अगर आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी की जाएगी, या कोई भी जो भी समाज में चल रही हैं बुराइयां हैं उन्हें समाप्त कैसे करेंगे, या उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, तो सभी जो प्रावधान है ना वो सभी के सभी कहाँ पर इंगित है बच्चे, तो कहाँ है, हमारे संविधान में है। तो संविधान एक प्रकार का बता सकते हैं बच्चे आप लोग, लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है, लिखित दस्तावेज होता है जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का क्या करता है, संचालन करता है। देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं को क्या करता है बच्चे, संचालन करता है। और संविधान अपने आप में सबसे क्या बच्चे, सर्वोच्च है। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी विधियां बन रही हैं, अगर कोई भी कानून बन रहा है, अगर वो संविधान के परे है तो संविधान में ध्यान देना, अगर संविधान के परे है तो वो कानून लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं। इसकी एक समान परिभाषा आप लोग पहले लिख लीजिए। आप लोग क्या लिखेंगे बच्चे, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का संचालन करता है। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान क्या है, संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का संचालन करता है। जैसे बच्चा हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमको पढ़ना है आपके यूपीएसआई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं बेटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये ध्यान देना, अपने देश की सबसे सर्वोच्च विधि होती है। यह अपने देश की सबसे क्या होती है, सर्वोच्च विधि होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह सबसे सर्वोच्च विधि होती है। अगर बात किया जाए बेटा तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, एक पहले बेसिक पर चले लेते हैं, फिर टॉपिक पे मूव करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने आर्टिकल हैं प्यारे, तो ध्यान देना आर्टिकल कुल कितने हैं, 395 है। 395 आर्टिकल जो है बेटा मूल संविधान में है, जब जिस समय संविधान हमारा बना था। जबकि आप यही आर्टिकल को वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कितना बच्चे, तो आप मान लीजिए 458 प्लस मान लीजिए, या 454 या 458 प्लस मान सकते हैं। अगर दूसरी बात पूछे बच्चे कि कुल कितने भाग हैं, तो भाग कितने बच्चे हैं, 22 है। अभी भी 22 है, पर इन फ्यूचर आपका ये कितना हो जाएगा प्यारे, 25 हो जाएगा। अभी तो फिलहाल कितना है, भाग हमारे पास से 22 है, पर इन फ्यूचर ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दूसरी बात बच्चे, अगर पूछे कितनी अनुसूची हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं बेटा, अगर अनुसूचियों की बात करेगा तो अनुसूचियाँ कुल कितनी है, जिसको बोलते हैं लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट। तो लिस्ट कितना, पहले तो बेटा कितना था, 8 था मूल संविधान में, पर वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो आप बता देंगे कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कितना है बच्चे, 12 है। और आपको सिलेबस का मैं इसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। जैसे सिलेबस सबसे पहले क्या है, ऐतिहासिक विकास है, संविधान का ऐतिहासिक विकास। एंड सेकंड चैप्टर है संविधान का निर्माण। एंड द थर्ड चैप्टर जो है हमारा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। फिर हमारे क्या बच्चे, नागरिकता है, फिर मूल अधिकार है, फिर डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, संघ सरकार है, राज्य सरकार है। इसके साथ साथ फिर आप पढ़ लेंगे न्यायपालिका अलग से पढ़ेंगे, और इसके अलावा पंचायती राज अलग से पढ़ेंगे। ये जो आपकी यूपीएसआई में सिलेबस इंगित है, मैं उनकी बात आपने कर दिया हूँ। अब इसे वीडियो को पॉज करके अपना सिलेबस को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लें। पर मैं तो ऐसे वास्तव में आपकी क्लास जो स्टार्ट करता, कहाँ से करता है, ऐतिहासिक विकास से। पर मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है तो उसमें मैंने ऐतिहासिक विकास, संविधान का निर्माण एंड 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल, संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा चुका हूँ। अब वहाँ पे चल रहा है क्या, नागरिकता। तो मैं भी आपको क्लास यही नागरिकता से क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, सिटीजनशिप चैप्टर से। उसके बाद जो आपकी पिछली क्लासेस है इसे बाद में मैं क्या करूँगा, पढ़ा के अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग वहाँ से उसे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आइए तो हम लोग अपने सिलेबस में चलिए आज इंटर करते हैं। अब आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो आइए समझते हैं नागरिकता होता क्या है ना। अब इससे जितने प्रावधान है वो सारे कुछ मिलेंगे। अब एक चीज़ और बता दूं कि आपको पीपीटी का हमारे यहाँ सुविधा कम मिलेगा, जो भी रहेगा अधिक से अधिक हैंड टू राइटिंग रहेगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे, सिटीजनशिप। क्या है, सिटीजनशिप, जिसे बोलते हैं बच्चे नागरिकता। क्या बोलते हैं भाई, नागरिकता। तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बच्चे आपका चैप्टर क्या बेटा, नागरिकता। तो सबसे पहले देखते हैं इसका भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पर है। भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ है बेटा, तो ध्यान देना है भारतीय संविधान के जो भाग 2 है बच्चे, क्या है, भाग 2। तो भाग 2 में आपका क्या है बच्चे, नागरिकता है। सेकंड चीज़ है, आपसे पूछा जाए ये कितने आर्टिकल के मध्य है, कितने आर्टिकल के मध्य है। तो ये आर्टिकल ध्यान देना बेटा 5 से लेकर कितना है, 11 के मध्य है। और जब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसे 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, 5 से 10 अलग करेंगे बेटा, आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि नागरिकों के लिए क्या अधिकार है, राइट। और ये जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 है, इसी बच्चे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें संसद नागरिकता संबंधित किसी भी विधि का निर्माण कैसे कर सकती है, इन प्रावधानों समझेंगे। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ने लगेंगे इन दोनों बातों को क्या करेंगे, ध्यान देंगे ना, इनको अलग पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चे अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि देखो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका स्रोत कहाँ से है, स्रोत मतलब इसे हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ से लिया है। तो इसे ध्यान देना, हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो आपसे पूछ लिया नागरिकता कहाँ से लिया गया बच्चे, तो ध्यान देना है ब्रिटेन के संविधान से लिया जाए। दूसरा बात, अगर आपसे आइए, अब ये तो बात हमने एक तो बेसिक लिख लिया हमारे संविधान में कहाँ क्या कैसे इसका उल्लेख है। और पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया नागरिकता में मतलब क्या है, नागरिक। तो नागरिक कहेंगे किसे, पहले ये तो जाने। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं बच्चे, नागरिक के बारे में। नागरिक, सिटीजन। चलिए तो आप लोग ही बताइए पहले नागरिक
होता क्या है, बताओ सोनू। नागरिक क्या है? देखो बच्चे, अगर नागरिक की बात करूं बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या है, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और यह देश है बेटा, कोई एक देश है। आप लोग को पता है नहीं देश किसे कहते हैं? देश का मतलब यहाँ तात्पर्य किससे है? राज्य से है। क्या है? राज्य से। अगर आपसे मैं कहूँ कि राज्य किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, इस बात को अभी समझ लीजिए, जब प्रेम्बल पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। राज्य का अभिप्राय ये होता है कि जब कोई भी देश अपने देश के अंदर मतलब आंतरिक मामले और प्लस बाह्य मामले के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, किसी दूसरा देश के ऊपर उसका बाध्य न हो, तो ऐसे देशों को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, अर्थात उसी को प्यार से देश बोला देते हैं। तो राज्य का मतलब होता है बेटा, आपके परिभाषा में इसे लिख सकते हैं आंतरिक और क्या होगा बच्चे? बाह्य, दोनों प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम हो। मतलब अगर हम कोई भी मान लीजिए कि रूस के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका टिप्पणी नहीं करे, पाकिस्तान टिप्पणी नहीं करे, भैया वो हमारा सब प्रभुत्व है, हम चाहे तो किसी भी देश के साथ संबंध रखें या न रखें, ये हमारा निजी मामला है। तो हम जब किसी भी देश के साथ संबंध रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, वह देश स्वयं अपने मन मस्तिष्क से निर्णय ले, किसी देश के दबाव में आके न ले, समझ रहे हैं ना? तो जहाँ आप क्या हो, पूरी तरीके से फ्रीडम हो किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राज्य। वैसे राज्य के अंदर तो कुल 4 टूल्स आएंगे बेटा। एक तो भाई जो भी राज्य बनेंगे उस राज्य का कुछ न कुछ क्या हो बेटा? भूभाग हो। क्या हो बेटा? तो ध्यान देना, जब भी राज्य बनेगा तो उसका क्या होगा? एक निश्चित क्या होता है? भूभाग। भूभाग समझते हैं ना? जमीन, जैसे तार 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा, जैसे देश का इंडिया की जमीन कितना बा, या भूभाग का तात्पर्य हो गया जमीन। जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका है? इंडिया का क्षेत्रफल है। तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वैश्विक स्तर पर फिक्स ही नहीं है, तो कह सकते हैं भूभाग का मतलब क्या होगा? जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना आता है बच्चे? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% होता है। अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल मिला लीजिएगा, अब इंडिया का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो इंडिया पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अडॉप्ट किया हुआ है? 2.4। इसका क्या हो बेटा? मतलब उस देश का जिसको राज्य बना रहे हैं उसका क्या हो? भूभाग फिक्स हो, उसका एरिया निश्चित हो। दूसरी बात, अब भूभाग रख के अचार डालोगे, यहाँ रहेगा कोई ना? कौन रहेगा? तो यहाँ रहेगी बेटा उसकी क्या हो? जनसंख्या हो। तो उसकी एक निश्चित जनसंख्या होती है, इसीलिए तो हम लोग जनगणना करा के समय समय पर बताते रहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। जैसे 2011 जनगणना के आधार पे हमारे देश की जनसंख्या कितनी है प्यारे? 121 करोड़ है। अच्छा, नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ नीचे तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नहीं दिखाई देगा तो सुन तो रहे ही हो, वहाँ से लिख लेना। तो जैसे हमारे देश की जनसंख्या जो क्या कर दिया गया बेटा? फिक्स है। और जैसे अगली जनगणना आएगी, जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है, पर दुर्भाग्य से कोविड-19 आ गया, अब बीच में बहुत सारे सरकार की अड़चनें आ गई, तो जनगणना फिक्स हो नहीं पाया, अभी तक काउंटिंग नहीं हो पाया है। पर आई होप अगर जनगणना का रिपोर्ट आता है तो मान लीजिएगा कि हम लोग दुनिया को सबको पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको बता दूँ प्रोडक्शन की बड़ी क्षमता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या बाबू देख रहे हो ना एक महाद्वीप की, उतना पावर हमारे यूपी के अंदर है, को 6 महीना प्रोडक्शन करके दे देगी, ले जाओ, इतनी पावर है, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, तो जनसंख्या बहुत तेज हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक भूभाग होगी बेटा, एक जनसंख्या होगी, और तीसरा टूल्स इसमें क्या होगा बेटा? तो तीसरा टूल्स इसमें आएगा क्या? उसका संप्रभुत्व हो। संप्रभुत्व का मतलब कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, जो बात मैंने यहाँ समझाया आपको, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए वो क्या हो? स्वतंत्र हो, कोई बाध्यकारी न हो। और चौथी चीज़ बेटा, अब भूभाग है, जनसंख्या है, तो लड़ाई मार झगड़ा है करबे करी, तो हन के रोके बदे सही तरीके से काम कैसे गए, तो एक बदे हमने एक क्या बना दिया? सरकार बना दिया। अब यही सरकार के चलावे बदे
हमने कहा बना दिया, संविधान बना दिया। जब हमने सरकार कैसे काम करे, तो हमने लिख दिया सरकार तू ये काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, तो जिसके पास ये 4 मूल तत्व उपस्थित होंगे उसी को राज्य कहते हैं, और प्यार से देश बोलते हो, उसी को राज्य कहते हैं। वैसे आप लोग कहते हैं यूपी राज्य है, बाबू यूपी राज्य है ना ना ना, इसको प्रांत है बस, राज्य तो हम बोल देते हैं। जरा बताओ, यूपी को पावर है तुम्हारे योगी आदित्यनाथ जी को कि जाके अमेरिका से समझौता कर ले? नहीं कर सकते हैं। कोई टीटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। टीटी करने कौन जाएगा? मोदी चचा अर्थात पीएम जी, समझ रहे हो ना। तो देखो, राज्य हम लोग यूपी को कर रहे हैं, पर यूपी, क्या आप लोग बताओ, क्या यूपी किसी के साथ जाकर एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। वहाँ कौन जाएगा? वैश्विक स्तर पे जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो केंद्र सरकार जाएगी, न कि राज्य सरकार जाएगी, समझ रहे हैं। तो यूपी राज्य नहीं है, यूपी बल्कि क्या है, एक प्रांत है। पर हम लोग बोल देते हैं कि राज्य राज्य, पर वास्तव में इंडिया क्या है बेटा, राज्य। तो राज्य को कहलाने के लिए कुल इन 4 टूल्स का होना अनिवार्य है। एक तो बेटा का सरकार होनी चाहिए वहाँ की, एक संप्रभुत्व होना चाहिए, उसका निश्चित भूभाग हो, और प्लस क्या हो, जनसंख्या हो। ये चारों टूल्स उपस्थित हैं तो समझ लीजिएगा। और इसके साथ साथ किसी भी निर्णय को लेने के लिए वह क्या हो, स्वतंत्र हो। ये सारे टूल्स अगर हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, राज्य कहेंगे। आइए आगे। अब इधर से हम लोग बात कर रहे थे बेटा व्यक्ति और देश की। किसकी बात कर रहे थे? व्यक्ति और देश की। जरा सा आइए व्यक्ति और देश के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इधर देखो बेटा, अगर नागरिक की परिभाषा हम समझ रहे थे कि नागरिक कहेंगे किसे, तो नागरिक कहें किसे कहेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो ये व्यक्ति है ना, और जो देश है, और देश को लेकर मान लो बच्चे जैसे इंडिया, क्या मान लेते हैं बच्चे, इंडिया। हाँ, अब व्यक्ति हम सभी लोग हैं, तो ये क्या करेगा, इस देश के ऊपर, इस देश के लिए इसके अंदर क्या हो बेटा, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना। और राष्ट्रवाद की भावना का मतलब क्या होता है बच्चे, कि देश के प्रति वो क्या हो, प्रेम हो, देश के प्रति क्या हो, उसका प्रेम हो। दूसरी बात, जब ये देश के प्रति प्रेम रखेगा, देश को क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, तो ये क्या करेगा, तो ये इस व्यक्ति को क्या करेगा बेटा, संरक्षण की गारंटी देगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी खतरा आता है, कोई भी समस्या आता है, तो उसको क्या करेंगे, हम समझेंगे, हम सलटेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार कोई आँच ना पाए। तो जब भी कोई राज्य होगा तो राज्य क्या करेगा, उस देश के ऊपर उस व्यक्ति को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यह व्यक्ति क्या करेगा, उस देश के साथ क्या करेगा, प्रेम रखेगा, अर्थात उसके साथ उसका स्नेह होगा, उसके देश के साथ उसका क्या होगा, जुड़ाव होगा। तो हम कह सकते हैं ना, नागरिक एक प्रकार से व्यक्ति एवं राज्य अर्थात देश के अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। जो व्यक्ति है प्लस जो राज्य है, ये क्या कर रहे हैं, अंतर संबंधों दर्शाता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे लिए सरकार क्या करेगी और हम सरकार के लिए क्या करेंगे। तो एक तरीके से हम सरल भाषा कह सकते हैं, व्यक्ति, राज्य और क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी परिभाषा, व्यक्ति, क्या व्यक्ति, राज्य और ऐसे व्यक्ति और राज्य के बीच अंतर संबंध है। मतलब एक दूसरे के बीच में क्या है, रिलेशन जुड़ा हुआ है, रिलेशन जुड़ा हुआ है। तो समझ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले नागरिक क्या है, तो नागरिक और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार से व्यक्ति और राज्यों के बीच अंतर संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। देश के लिए वो क्या करेगा और दूसरा क्या करेगा। तो हमको लगता है ये बात आपको समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट पेज प्लस। अच्छा चलिए अब देखो, अब दूसरी बात आती है बच्चे, अगर किसी भी देश में, अगर मान लो इंडिया है, तो इंडिया में कौन कौन रह सकता है, क्या केवल नागरिक रहते हैं कि कोई और भी रहता है। तो अगर पूछा जाए तो किसी देश के अंदर बेटा या किसी देश में रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, किसी देश में रहने वाले व्यक्ति। तो बेटा अगर किसी देश में अगर रहने वाले व्यक्ति कहेंगे तो कुल वहाँ 4 प्रकार के लोग रह सकते हैं। एक तो बच्चे कौन कौन रहेंगे, एक तो विदेशी नागरिक रहेंगे। कौन रहेंगे, विदेशी नागरिक आपके देश के अंदर रह सकते हैं। क्या हमारे यहाँ फॉरेनर नहीं रहते हैं, रहते हैं ना, विदेशी नागरिक रह सकते हैं बेटा। दूसरा कौन रह सकते हैं, राज्य विहीन
राज्य विहीन नागरिक रह सकते हैं बेटा, राज्य विहीन मतलब जो जिसे राज्य से निकाल दिया गया हो। तीसरा, यहाँ और कौन रह सकते बच्चे, शरणार्थी, मतलब जो एक देश से दूसरे देश में वहाँ पे बेरोजगारी के कारण रोजगार न मिल पाए तो एक देश से दूसरे देश में प्लान करके चले आए। जैसे रोहिंग्या जनजाति बांग्लादेश से आ गई है, समझ रहे हैं, ये भारत में आके पश्चिम बंगाल वाले एरिया में अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। तो ये क्या शरणार्थी, मतलब कि किसी देश से सताए हुए व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शरणार्थी। मतलब शरण लेने के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले आए हैं पलायन करके, तो उन्हें क्या कहेंगे, शरणार्थी। और चौथा बेटा कौन रह सकता है, तो बताओ चौथा हमारे पास कौन है बेटा, नागरिक। कौन है, नागरिक। तो समझते हैं ये 4 प्रकार के लोग हमारे भारत के अंदर या देश के अंदर रह सकते हैं। ये कौन कौन बच्चे, ये 4। अब बात ये बेटा कि जब नागरिक है और विदेशी भी हैं तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्या लाभ है इन दोनों के प्रति, है कि नहीं है। तो देखिए बच्चे, अगर कोई भी, अगर जैसे समझा जाए, अब समझेंगे, पहले इतनी बात तो समझ लिए ना, किसी देश में रहने वाले व्यक्ति कितने प्रकार हो सकते हैं, 4 प्रकार के। एक तो विदेशी नागरिक रह सकते हैं, राज्य विहीन रह सकते हैं, शरणार्थी रह सकते हैं, और प्लस कौन रह सकते हैं बच्चे, नागरिक। अब यहाँ से दूसरी बात अगर देखेंगे, कानून के आधार पर अगर पूछे नागरिकता क्या होगी, कानून के आधार पे, कानून के आधार पर नागरिकता, तो देखो बेटा कानून के आधार पर अगर देखेंगे, दायरे में देखेंगे, तो केवल 2 ही व्यक्ति किसी देश के नागरिक कहलाएंगे। 2 ही व्यक्ति, कौन कौन होंगे, एक तो उस देश का क्या होना चाहिए, नागरिक। क्या होगा बच्चे, नागरिक। और दूसरा कौन होता है, विदेशी। क्योंकि जब विदेशी भी हमारे देश के अंदर आता है तो बच्चे क्या लेता है, परमिशन लेके आता है, मनमानी ढंग से नहीं आता है। तो ये कौन हो सकता है बच्चे, नागरिक होगा, और दूसरा कौन होगा बच्चे, विदेशी। तो बच्चे ध्यान देना, तो ये दोनों अगर भारत में रह रहे हैं तो दोनों के लिए कुछ न कुछ तो सुविधाएं होंगी ना, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होंगी बेटा। तो ये ध्यान देना, भारत के जो पूर्ण सदस्य होते हैं राज्य और राज्य के संविधान के प्रति हमेशा क्या होते हैं, निष्ठावान। ध्यान देना है, भारत के सदस्य, भारत के पूर्ण सदस्य संविधान के प्रति निष्ठावान होते हैं, निष्ठावान होते हैं। अब इनको बेटा वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे, इनको जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, समझ रहे हैं, तो सभी प्रकार के, मतलब इनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। फंडामेंटल राइट्स में जितने प्रावधान है वो जस्ट इसके आगे फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारे अधिकार किसको प्राप्त होंगे, नागरिकों को। जबकि जो विदेशी होंगे बेटा, यह भारत के नागरिक समान, भारत जो विदेशी होते हैं, विदेशियों को भारतीय नागरिकता के समान नहीं रखा जाता है। ध्यान देना है, इनको भारतीय नागरिक जैसा पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे क्या इनको भारतीय नागरिक जैसा पूर्ण अधिकार दिया जाता है, क्या नहीं। जैसे बेटा आपको बताऊं, अगर विदेशी कोई भी है बेटा तो वह आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स में है वो इनको पूरा मिलेगा। आर्टिकल 21 में क्या है बेटा, ये किस में है, फंडामेंटल राइट्स में है, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ध्यान देना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जानकारी किसमें, आर्टिकल 21 में है। पर आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय हो या विदेशी हो, अगर वो देश के अंदर है तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या और अगर उसके जान मान के खतरा है तो वह आर्टिकल 21 का लुत्फ उठा सकता है, भले से भारत नागरिक हो या ना हो। तो मतलब उसे आर्टिकल 21 का अधिकार मिलता है। पर वही बच्चे अगर बात करूं, आर्टिकल आपका 19 है, आर्टिकल 19 में क्या दिया बेटा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखेंगे इसे जो विदेशी होंगे उन्हें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। दूसरी बात,
अगर कोई विदेशी होगा बेटा, तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, पीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, सीएम हो गया, तो जितने भी राजनीतिक पद हैं यह इसमें भाग नहीं ले सकता। जो भी विदेशी होगा इससे न राष्ट्रपति बनने का अधिकार होगा, न उपराष्ट्रपति बनने का अधिकार होगा, न वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, न से मतलब जितने उच्च पदाधिकारी राजनीतिक दल हैं ये सब इनको बनने का अधिकार यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, कोई भी राजनीतिक दल के हिस्से में वो भाग नहीं ले सकता जब तक कि वो भारत का नागरिक न हो। नहीं, कोई सेवा, मैंने कहा ना किसी प्रकार कोई सेवा नहीं मिल सकती। अगर वो भारतीय नागरिक प्राप्त कर लेंगे तो वो सारी सेवाओं का लुत्फ उठाएंगे, पर जब तक अगर नहीं उठाए हैं, नहीं पाए हैं, तो कोई भी किसी प्रकार की सेवाओं का लुत्फ उठाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप समझ पाए कि भारतीय नागरिक जो होते हैं उनके में क्या अंतर है बेटा। तो यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, तो अगर कानून के आधार पर नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक तो उस देश का नागरिक होगा और दूसरा क्या होगा, विदेशी होगा। जो नागरिक होगा वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल, सीएम, मतलब वो जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं, जितने भी आर्थिक अधिकार हैं, जितने भी सामाजिक अधिकार है, वो सभी का लुत्फ उठा सकता है। पर वही कोई विदेशी रहेगा तो वो सिर्फ आर्टिकल 21 का तो फायदा उठाएगा, पर आर्टिकल 19 का फायदा नहीं उठा सकता। बोलो बात सही है? यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए, फर्ज करिए, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो बच्चे, अब हम लोग समझते हैं कि नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। नागरिक कितने प्रकार के बेटा, तो नागरिक ध्यान देना है 2 प्रकार की होती है। एक तो बच्चे क्या होती है, एकल नागरिकता, और दूसरी होती है दोहरी नागरिकता। तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और प्लस दोहरी नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप एंड द डबल सिटीजनशिप। तो नागरिकता कितने प्रकार की होती है बच्चे, 2 प्रकार की होती है। अब पूछा जी एकल नागरिकता कहाँ पर है, इसका एग्जाम्पल बेटा कहाँ पर है, भारत में। तो भारत के पास कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया प्यारे, तो ध्यान देना, एकल नागरिकता का जो प्रावधान भारत ने लिया है, कहाँ से लिया है बेटा, प्रावधान अभी आपको बताया हूँ मैंने, कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। मतलब यहाँ सिर्फ एक देश की नागरिकता होगी और कोई नागरिकता नहीं होगी। पर वहीं पर दोहरी नागरिकता की बात करेंगे बेटा, इसका एग्जाम्पल किसको देख लेंगे, यूएसए। इसे में क्या है, दोहरी नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, जैसे यूएसए है बेटा, यूएसए में क्या है, एक तो केंद्र है बच्चे, अब प्लस दूसरा क्या है, राज्य। तो मतलब केंद्र की भी नागरिकता होगी, नागरिकता। और जो केंद्र की नागरिकता होगी वो किसको बोध करेगा, किसको संबोधित करेगा, यूएसए को, उस देश को संबोधित करेगा। जबकि राज्य की जो नागरिकता होगी तो वहाँ के जो प्रांत है उनको करेगा। तो ये किसकी होगी बेटा, राज्य की नागरिकता, नागरिकता। तो वो किसको डिनोट करेगी बच्चे, राज्य को। जैसे समझिएगा, जैसे भारत है तो भारत में से यूपी है, तो अगर आपको यूपी की नागरिकता दे दिया गया तो आप कहाँ का, किस राज्य के हैं, यूपी के हैं। इसके साथ साथ हमको केंद्र ने भी एक नागरिकता दिया, तो किसको बता रहा है कि हम इस देश के निवासी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से अमेरिका गए या जापान गए, तो आपसे पूछा जाएगा आप किस देश से बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे कहाँ से, इंडिया से। अब आपके लिए सिर्फ एक ही है पासपोर्ट, एक ही कार्ड है जो आप बताएंगे नागरिकता के लिए, सिंगल ओनली वन, हमारे क्या है, बस एक ही है, बस हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। आप ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, इंडिया के अंदर भी यूपी से आए होंगे। पर वहीं पर अमेरिका के अंदर जब है तो अमेरिका का व्यक्ति अगर कोई भी जैसे मान लेते बाहर जाता है तो उससे पूछेगा कहाँ से, तो उसके पास डबल नागरिकता होगी, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या हो गया, एक तो वो बताएगा कहाँ का है, हम यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, और सेकंड चीज़ क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि हम कहाँ के, यूएसए के जो 50 प्रांत हैं उसके अंदर किस प्रांत से आते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। तो नागरिकता कितने प्रकार की होती है,
दो प्रकार की नागरिकता बच्चे होती है। बात क्लियर है? चलो, अभी मैं नागरिकता संबंधित कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं बेटा? अब हम लोग चल रहे हैं, अब आर्टिकलों की तरफ चर्चा करते हैं। 5 से लेकर 11 आर्टिकल में क्या क्या विवरण है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखेंगे नागरिकता। तो नागरिकता के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक वर्णन है बेटा? आर्टिकल 5 से 11 है। इसको हमने कितने खंडों बांटा है? 2 खंडों बांटा है। क्यों 2 खंडों बांटा है? क्योंकि यहाँ संविधान के लागू होने के पूर्व की नागरिकता है। संविधान के लागू होने के पूर्व की नागरिकता, मतलब जब संविधान हमारा बना नहीं था, उसके पहले जो भारत में निवास कर रहे थे तो उनको नागरिकता जो दी जाती है वो उसके बारे में है। अब इसका विवरण बेटा आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक मिलता है? 10 तक। तो 5 से 10 में जो पढ़ेंगे तो इसमें वही बात की जानकारी दी जाएगी 1950 से पहले कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। जबकि आप यहीं पर इसको जब पढ़ेंगे तो यहाँ बच्चे एक हो जाएगा संविधान के, जब संविधान बन गया। हमारा क्या है? 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता का वर्णन है, जो बेटा आपको मिलेगा आर्टिकल 11 में, जिसमें अभी आपको मैं समझाऊंगा। इसमें ये बताया गया है संसद विधि बनाकर किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त कर दे सकती है और किसी व्यक्ति की नागरिकता को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात करेगा संविधान, मतलब संसद के द्वारा विधि बनाकर नागरिकता को देना तथा समाप्त करना। अभी इसका विवरण हम लोग बाकायदे डिटेल पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक की बात समझ पाए नहीं समझ पाए? चले, तो नागरिकता बच्चे अगर कहा जाए तो इसमें है, तो इसके पहले बेटा आप लोग जानते हो कि आप लोग को सभी पता है, थोड़ी सी मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, आप समझिएगा। जब 3 जून 1947 को एक घटना घटी थी बेटा, आप लोग को सभी को पता होगा। क्या घटना घटी थी? माउंटबेटन योजना आया था। क्या आया था बेटा? माउंटबेटन योजना। और जो माउंटबेटन योजना आया था ना, इसमें यह कहा गया था उस समय टोटल जो रियासतें थी बेटा कितनी थी? 565 थी। कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासत थे। तो जो 565 रियासत थे ना, तो उनमें से ये प्रावधान आ गया था कि जिनको भी इंडिया के साथ रहना है, वो इंडिया के साथ रहे, जिसको भी पाकिस्तान के साथ रहना है वो पाकिस्तान के साथ रहे, और तीसरा जिसको भी फ्रीडम रहना है वो क्या रहे? फ्रीडम रहे, मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया गया। तो जिसमें से आप जानते हैं कि 3 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जूनागढ़ था और हैदराबाद था और प्लस कौन था बेटा? जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे, बाकी सब वही थे। तो हुआ क्या था? तो जब ये हुआ तो क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तो जब बंटवारा हुआ तो इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था बच्चे? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई और उस रेखा का नाम क्या था बेटा? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ जब रेखा खींचा गया तो उसी समय कहा गया जिसको भारत में रहना भारत में रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना पाकिस्तान में रहे। तो उसी समय एक बनाया गया भैया, इस मतलब जनसंख्या का स्थानांतरण होना चालू हुआ। तो भैया यहाँ से जनता कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से कहाँ आ रही है? भारत। तो भैया कोई कागजी कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए 19 जुलाई 19 जुलाई
1948 को बेटा क्या आता है, परमिट व्यवस्था, परमिट व्यवस्था। अब इसी परमिट व्यवस्था के माध्यम से कुछ लोग इंडिया से कहाँ गए, पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से फिर कहाँ आए हैं, भारत आए हैं। तो समझ रहे हैं। तो ये परमिट व्यवस्था, जिसका भी परमिट है, उस समय जो 19 जुलाई 1948 को परमिट व्यवस्था लाया गया था, तो जिसका भी इसमें एंट्री होगा, भारत से पाकिस्तान गए होंगे, या फिर आते समय जो इसमें एंट्री करवा के भारत के अंदर एंटर किए होंगे, उनकी नागरिकताओं का प्रावधान दिया जाएगा। उन्हीं नागरिकताओं को हम लोग समझेंगे। तो इसके जो अन्य प्रावधान है, हम लोग क्या करेंगे, जो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है, उसको क्या करेंगे बच्चे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज क्लास क्या करते हैं, यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था, मैंने आपको थोड़ा बता दिया क्या चीज़ कैसे है। और कल हम लोग इसके सारे प्रावधानों को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और आई होप कि कल हम लोग सोचेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू लगे रहिए, और क्लास जैसा भी लगा होगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते भी रहिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऑफलाइन भी बच्चे बैठे हुए हैं और आपके साथ साथ ऑनलाइन भी चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय।